जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा। सारंडा क्षेत्र में 31,468 हेक्टेयर में सारंडा अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार की बाध्यता है कि वह सारंडा अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर जारी करे। यह न्यायिक जिम्मेदारी है, लेकिन इस बीच सारंडा के ग्रामीणों की तरफ से जो आंदोलन शुरू हुआ या करवाया गया, उससे यह मुद्दा न्यायिक न होकर राजनीतिक रूप लेने लगा। जमीन पर सांसद जोबा मांझी सारंडा अभ्यारण्य के नाम पर एक भी किसान को उजड़ने नहीं देने का आगाज कर रही है, तो आदिवासी मूलवासी संगठन सारंडा अभ्यारण्य नहीं बनने देने के लिए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही है। जल, जंगल और जमीन झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासियों के बीच रहने का एक तरह से ट्रम्प कार्ड है। इसी के भरोसे झामुमो का आदिवासी एंगल तय होता है। आदिवासी अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले शहीद देवेंद्र मांझी, जो कि जोबा मांझी के पति भी रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में जोबा मांझी ने कहा कि देवेंद्र मांझी सारंडा और पोड़ाहाट जंगल में रहने वाले एक एक व्यक्ति को अपना परिवार मानते थे। आज जो संकट आया है उसका सामना हम सभी एकजुट होकर करेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक बयान में यह भी कहा कि जंगल में बसे लोगों के साथ अन्याय हुआ तो देवेंद्र मांझी का परिवार चुप नहीं रहेगा, और कुर्बानी देने की नौबत आई तो हमारा परिवार सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सारंडा में रहने वाले ग्रामीणों से बिना विचार विमर्श और सहमति के इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया गया। मैं पिछले कुछ वीडियो से ऐसी बातें लगातार बोल रहा हूँ कि न्यायालयों में या सरकारी आदेशों में बहुत कुछ ऐसा आदिवासियों के विरुद्ध हो रहा है जिसका हमको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि यह सब कैसे हो रहा है, उसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन सी ताकत लगी हुई है। खैर, उस श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओपी आनंद, कांग्रेस नेता विजय सिंह सामत, मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटपिंगुआ आदि उपस्थित थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में एक तरह से विपक्ष के लोग यहाँ उपस्थित थे। उसी दिन आदिवासी मूलवासी संगठन के बैनर तले जिला मुख्यालय चाईबासा में सारंडा अभ्यारण्य घोषित करने के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली गई। लोगों के हाथों में जो तख्तियाँ थी उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लिखी हुई थी। याद रखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लिखी थी, ना कि राज्य सरकार के खिलाफ। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने सारंडा अभ्यारण्य को मंजूरी दी, जिस पर आगे हम बात करेंगे। रैली में लोगों का स्पष्ट कहना था कि कोल्हान के सारंडा को वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बनने देंगे, क्योंकि सारंडा हमारी विरासत है और विस्थापन हमें स्वीकार्य नहीं है। लोगों का यह भी मत है कि सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, और यदि सुप्रीम कोर्ट सारंडा वन अभ्यारण्य के मामले में फैसला यथावत रखती है तो आदिवासी मूलवासी संगठनों द्वारा आगामी 25 अक्टूबर को सारंडा और कोल्हान में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। जिला से एक भी लोहा का कण बाहर नहीं जाएगा। ऐसी बातों को लेकर जनाक्रोश रैली संपन्न हुई। यह दोनों आयोजन पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हुए। हालांकि ऐसा इन दोनों आयोजनों में दिखाया गया कि दोनों आयोजन लोगों के द्वारा आयोजित किए गए, लेकिन वास्तविकता में दोनों आयोजन झामुमो के द्वारा ही प्रायोजित थे। दूसरी तरफ झारखंड में झामुमो की ही सरकार कैबिनेट फैसले के द्वारा सारंडा के 314 वर्ग किलोमीटर को अभ्यारण्य घोषित कर रही थी। यह सब घटनाएं एक ही दिन की है। अभ्यारण्य घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात को भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत उनके जल, जंगल और जमीन की रक्षा होती रहेगी। किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग विस्थापित नहीं होंगे और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्व की भांति अपना सामान्य जीवन जीते रहेंगे।
शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है कि सारंडा अभयारण्य का नोटिफिकेशन राज्य सरकार जारी करे। तो नोटिफिकेशन भी झामुमो गठबंधन ही जारी कर रही है। क्षेत्र में झामुमो सांसद और विधायक ही सारंडा अभयारण्य का विरोध कर रहे हैं और सड़कों में झामुमो द्वारा प्रायोजित रैली ही सारंडा अभयारण्य का विरोध भी कर रही है। यह तो सामने दिख रहा है। कुछ और तथ्यों को भी हम समझ लेते हैं कि झारखंड में कितने अभयारण्य हैं और कितना विस्थापन हुआ है, ताकि हमें यह समझने में सहूलियत हो कि आगे की रणनीति क्या अपनाई जाए, ताकि लोगों का समय राजनीतिक लोग बर्बाद ना करें बल्कि सही तथ्यों पर बात करें। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गौतम अडानी के गोड्डा पावर प्लांट के लिए गलत तरीके से जमीन लेने के मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई थी, याद ही होगा। उसी सप्ताह गौतम अडानी रांची पहुंचते हैं। गोदी मीडिया में अच्छी अच्छी खबरें छपती है कि झारखंड के विकास के लिए बातें हुई। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हजारीबाग में, पश्चिमी सिंहभूम में खनन के लिए गौतम अडानी को 50 साल का लीज मिल जाता है। साथ ही गोड्डा पावर प्लांट के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को धत्ता बताते हुए ली गई ज़मीन के लिए गठित समिति की जांच रिपोर्ट भी कहां और किधर चली गई, कुछ पता नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह सिस्टम को पूंजीपति लोग मैनेज करते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारंडा में 4 बिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है और उसकी नीलामी की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार तैयार बैठी हुई थी कि उसी समय सारंडा अभयारण्य बनाने का फैसला आता है। रॉयल्टी राजस्व के नाम पर मोटी कमाई झारखंड सरकार को और साथ ही पार्टी को भी इसमें मोटी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन पहले एनजीटी के फैसले और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीलामी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई। तो अपने ऊपर आई बाधा को जन आक्रोश के माध्यम से कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश में झामुमो लगती है। इस तरह की बात लोगों को समझ में आ रही है। खैर, यह राजनीतिक विश्लेषण की बात है, आने वाले समय में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मेरा ध्यान अभी यह बात आपको बताने के लिए आगे वीडियो बना रहा हूँ कि झारखंड में सारंडा अभयारण्य की बात नई नहीं है, बल्कि 1965 में ही भारतीय वन जीव बोर्ड की रिपोर्ट में सारंडा को गेम सेंचुरी के रूप में चिन्हित किया गया था। फिर 1976 से 1995 तक सारंडा डिवीज़न के कार्य योजना में 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में ही शामिल किया जाता रहा। फिर 2003 में भारत सरकार के वन महानिदेशक ने 63,000 हेक्टेयर को नो माइनिंग जोन घोषित किया, जिस कारण से खनन क्षेत्र में शामिल लोगों की सक्रियता बढ़ी, यानी कि पूंजीपतियों की सक्रियता बढ़ गई कि ऐसे कैसे होगा। फिर 2020 में केंद्र और झारखंड सरकार को इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। यह निर्देश एनजीटी ने आरके सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के गोवा फाउंडेशन मामले के निर्देशों का पालन नहीं किया। फिर दिसंबर 2021 में एनजीटी की पूर्वी जोन बेंच, जो कोलकाता में स्थित है, ने आरके सिंह बनाम भारत सरकार मामले में केंद्र से जवाब मांगा कि क्या सारंडा डीम्ड सेंचुरी माना जाए और इको सेंसिटिव जोन लागू किया जाए। जुलाई 2022 में एनजीटी ने झारखंड सरकार को सारंडा अभयारण्य घोषणा पर कदम उठाने का निर्देश दिया। नवंबर 2024 को झारखंड सरकार ने 57,519.41 हेक्टेयर को सारंडा अभयारण्य और 13,000 हेक्टेयर को सशंग आबरू संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया और वन्य जीव संस्थान ऑफ इंडिया देहरादून को रिपोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा अभयारण्य पर सरकार की देरी पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। अप्रैल 2025 में सरकार ने कैबिनेट अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिना देरी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। इसमें राज्य सरकार ने वन्य जीव संस्थान ऑफ इंडिया देहरादून की रिपोर्ट का हवाला दिया। जून 2025 में वन सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में 57,500 हेक्टेयर अभयारण्य और 13,600 हेक्टेयर पर संरक्षण रिजर्व घोषित करने का वादा किया। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने झारखंड सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। 24 सितंबर 2025 को कैबिनेट मंत्री समूह गठित किया, जिसने बाद में कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपा। 30 सितंबर 2025 में मंत्री समूह ने सारंडा के ग्रामीणों से मुलाकात की।
सारंडा के लोगों ने सारंडा अभयारण्य का विरोध किया, मुखिया संघ ने भी विरोध जताया। 8 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर 31,468 हेक्टेयर में अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया और 14 अक्टूबर 2025 को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने सारंडा को अभयारण्य बनाने की कैबिनेट अनुमति प्रदान की। झारखंड राज्य अपने समृद्ध जैव विविधता और घने साल के जंगल के लिए जाना जाता है और यहाँ कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये अभयारण्य राज्य के वनों का 29.61% क्षेत्र को कवर करते हैं और विभिन्न प्रजातियों की रक्षा भी। सारंडा अभयारण्य जो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र है। जो 11 अभयारण्य है उसमें से बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम, गौतम बुद्ध अभयारण्य हजारीबाग और चतरा दोनों के बीच में है, हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग, कोडरमा अभयारण्य कोडरमा, लावालोंग अभयारण्य चतरा, महुआडांड अभयारण्य लातेहार, पलामू अभयारण्य पलामू, पालकोट अभयारण्य गुमला और सिमडेगा के बीच, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह, टॉप चांची अभयारण्य धनबाद, उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहिबगंज। इतने अभयारण्यों में सिर्फ पलामू के बेतला अभयारण्य में स्वैच्छिक रूप से 35 गांव को ही विस्थापित करने की योजना बनी। बाकी किसी भी जगह पर कोई भी विस्थापन नहीं हुआ और ना ही आगे कोई योजना अभी बनी है। इन बातों को अगर आप गौर करेंगे तो हेमंत सोरेन की बात में एक बात तो समझ में आ रही है कि लोगों को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहले भी इतने सारे अभयारण्य हैं और कहीं विस्थापन नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भी कोई विस्थापन नहीं होगा और ना ही किसी तरह के अधिकारों का हनन किया जाएगा। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से यह बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और सरकारें हमेशा अपने वादों पर सच साबित नहीं होती है, बल्कि जिस तरह गौतम अडानी के मामले में राज्य सरकार जांच का ऐलान के बाद जांच ही गायब कर देती है, साथ ही उसी आदमी को लीज भी दे देती है, तो लोगों को शक होता है कि जो विरोध प्रदर्शन क्षेत्र में झामुमो सांसद कर रही हैं और झामुमो से प्रायोजित आक्रोश रैली हो रही है और सत्ता में बैठकर वही पार्टी सारंडा अभयारण्य का कैबिनेट अनुमोदन करती है, तो बहुत कुछ विरोधाभास चल रहा है। इस स्थिति को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और सरकार को जल्दी से जल्दी स्पष्ट करना होगा ताकि लोग अपनी स्थिति को ठीक से समझ सकें। सारंडा अभयारण्य का विरोध करना है या समर्थन करना है वह एक चीज़ है, लेकिन माइनिंग से जिस तरह सारंडा को नुकसान अब तक हुआ है उसकी भरपाई कैसे और कब होगी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सारंडा में 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक ज़माने में 12 तरह की विभिन्न जड़ी बूटी और वनस्पतियाँ पाई जाती थी, अभी बमुश्किल 2 या 3 ही मिलती है। तो इतने बड़े स्तर पर जैव विविधता का जो ह्रास हुआ है उसको कैसे रिकवर करेंगे उस पर किसी का चिंता नहीं है। सभी अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं, ऐसा इन आंदोलनों से तो लग रहा है। बाकी आने वाला समय में और भी अगर डेवलपमेंट होगा तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बना देंगे, लेकिन इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।